Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सीएमआर के आगे के रेगुलेशन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रेगुलेशन 7 तक बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेगुलेशन 8 से आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट, यानी खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना, जिसका पहला पॉइंट है व्हेन देयर अकरेंस इन और अबाउट माइन, यानी जब किसी खान में या उसके आसपास। ए नंबर, एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडली इंजरी इन कनेक्शन विथ एनी माइनिंग ऑपरेशन, यानी खनन कार्य से संबंधित जीवन हानि यानी लॉस ऑफ लाइफ या गंभीर शारीरिक चोट यानी सीरियस बॉडी इंजरी करने वाली दुर्घटना। बी नंबर, रेडली आइडेंटिफाइबल इवेंट विथ पोटेंशियल टू कॉज एन इंजुरी टू पर्सन एट वर्क, हेयर इन आफ्टर रिफर्ड टू डेंजरस ऑकरेंस सच एज, यानी काम में लगे व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की संभावना वाली कोई आसानी से जाने जा सकने वाली यानी इजिली आइडेंटिफाइबल घटना, जिसे इसके आगे खतरनाक घटना कहा जाए। तो ऐसी घटनाएं कौन कौन सी हैं? एन एक्सप्लोजन ऑफ इग्निशन यानी विस्फोटक या प्रज्वलन, ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटबर्क ऑफ फायर, ए अपरेंस ऑफ स्मोक और अदर इंडिकेशन ऑफ हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, यानी स्वतः तपन स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना या आग लगना या धुआं निकलना दिखाई देना, धुआं निकलते दिखाई देना या तपन आग का कोई चिन्ह प्रकट होना। थर्ड नंबर है इसका फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग और इन एनी मशीनरी, यानी वर्किंग के किसी भाग में किसी मशीन में आग लगना। फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी एग्जावेशन लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी, यानी किसी एग्जावेशन लोडिंग या ट्रांसपोर्ट मशीन का ऊंचाई से गिरना। किसी एग्जावेशन यानी खनन। ब्रशिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर वाले किसी उपकरण का फटना। इसके बाद एन इन्फ्लुएंस ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, यानी जहरीली या ज्वलनशील गैसों का निकलना। इसके बाद है नंबर 7, एन इरप्शन और इनरस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड मैटर, यानी पानी या अन्य तरल पदार्थ का फूट निकलना, यानी इरप्शन यानी फूट निकलना या खान में घुस जाना यानी इनरस। नंबर 8, एन इंस्टेंटेनियस फेल्यूर ऑफ पिलर पार्ट ऑफ ए पिलर और सेवरल पिलर्स ऑफ कोल इन वर्किंग बिलो ग्राउंड, यानी भूमिगत खान में कोयले के किसी पिलर या पिलर के किसी भाग या कई पिलर का तुरंत दब जाना यानी बैठ जाना, इंस्टेंटेनियस फेल्यूर अर्थात बम्प कहलाता है ये। ए प्रेमेचर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, यानी खान के किसी भाग का समय से पूर्व ढह जाना। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजन, यानी बारूद के कारण होने वाली कोई भी दुर्घटना। 11वां, ए ब्रेकिंग और फ्रैक्चर ऑफ रोप चैन हेजर पुली और एक्सल और bearing thereof or other gear by which persons or materials are lowered or raised, यानी जिस संयंत्र से व्यक्ति या सामान नीचे उतारे जाते हैं या ऊपर उठाए जाते हैं उसके रस्से, चैन, हेड गियर, पुली, एक्सेल या उसके बीयरिंग आदि का टूटना या क्रैक कर जाना। फिर नंबर 12, एन ओवरवेंडिंग ऑफ केस और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस व्हील मीन्स और मटेरियल्स आर बीइंग लोवर्ड और राइज्ड, यानी व्यक्ति या सामान उतारने या उठाने के समय केज या अन्य वाहन की ओवर वाइंडिंग हो जाना। 13वां, ए ब्रेकिंग और फ्रैक्चर एन ऑफ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन क्रैंक शाफ्ट कपलिंग बियरिंग गियरिंग क्लथ ड्रम और ड्रम शाफ्ट और फेल्यूर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, यानी वाइंडिंग इंजन के किसी अत्यंत जरूरी यानी इसेंशियल भाग का टूट जाना या क्रैक कर जाना अथवा इंजन के क्रैंक शाफ्ट कपलिंग बियरिंग गियर क्लच ड्रम शाफ्ट का अचानक टूट जाना या क्रैक कर जाना अथवा इमरजेंसी ब्रेक फेल हो जाना। नंबर 14,
a bursting of any equipment containing steam, compressed air or other substance at high pressure, यानी स्टीम compressed air या ऊंचे प्रेशर पर किसी अन्य पदार्थ से भरे इक्विपमेंट का फट जाना। 15वां, a breaking, fracture or failure on essential part of any machine or a parts whereby the safety of person may be endangered, यानी किसी मशीन या उपकरण के किसी ऐसे जरूरी भाग का टूट जाना, क्रैक करना या विफल होना जिससे व्यक्ति की सुरक्षा में खतरा हो सकता है। इसी प्रकार ये पूरे भाग हैं और आगे चलते हैं। 16वां है a slide causing injury to any person, damage to any machinery or interruption of normal mining operation, यानी कोई फिसलन या स्लाइड जो किसी व्यक्ति को घायल कर दे, मशीन को डैमेज करे या सामान्य खनन संक्रिया को बाधित करे। 17 में इसका पॉइंट है फेल्यूर ऑफ डंप और साइट इन ओपन कास्ट वर्किंग, यानी ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या कांधी फैल होना। 18वां है इसका a failure of any structure or installation whereby the safety of person may be endangered, और यानी किसी स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन का विफल होना जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। 19वां पॉइंट स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर कॉजिंग बर्न इंजरी टू एनी पर्सन, यानी इलेक्ट्रिक फ्लैश ओवर से चिंगारी बनना जिससे किसी व्यक्ति को बर्न इंजरी हो जाए। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, the owner, agent or manager shall simultaneously exhibit a copy of the notice referred in sub regulation first on a special notice board at the office of the mine for a period of not less than 14 days from the date of such exhibition, यानी मालिक, एजेंट या मैनेजर सब रेगुलेशन 1 में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति माइन ऑफिस में एक विशेष नोटिस बोर्ड पर लगवा देंगे जो लगाने की तारीख से कम 14 दिन तक लगी रहेगी। तीसरा इसका पॉइंट है व्हेन एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडी इंजरी और बर्न इंजरी अकर इन और अबाउट ए माइन इन कनेक्शन विथ द जनरेशन, storage, transformation, transmission, supply or use of electric energy, the owner, agent or manager shall also forthwith inform the inspector of mine by telephone, fax, email, by special messenger, यानी जब खान या उसके आसपास बिजली बनाने, संचय करने, बदलने, सप्लाई का उपयोग करने यानी जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई और यूज से संबंधित कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है यानी एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी को गंभीर शारीरिक चोटें, सीरियस बॉडी इंजरी या बर्न इंजरी हुई हो, तो मालिक यानी जो खदान का जो ऑनर होगा या मैनेजर होगा इसकी सूचना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या विशेष मैसेंजर द्वारा तत्काल भेजेगा। चौथा पॉइंट है इफ डेथ result from any injury already reported as serious under sub-regulation first of or if an injury other than the serious injury become serious, the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the same give notice thereof the district magistrate, the chief inspector, the regional inspector and the competent authority for payment of compensation, and if such death or injury is connected with any reason as specified under subregulation third, also to the inspector of mines, यानी यदि किसी चोट से जिसकी रिपोर्ट उसे गंभीर मानते हुए सब रेगुलेशन 1 के अधीन पहले दी गई हो, मृत्यु हो जाती है, यदि गंभीर चोट के अलावा कोई अन्य चोट गंभीर बन जाती है तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर यह सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देगा। यदि ऐसी मृत्यु या छप चोट रेगुलेशन 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी कारण से जुड़ी हो तो उसकी सूचना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी देगा। पांचवा पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजर्ड
as above, the owner, agent, or manager shall be sent particulars in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose within 7 days of the occurrence, and also within 15 days of injured person returning to duty. यानी मालिक, एजेंट या मैनेजर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु या जिसे क्षति ऊपर लिखे अनुसार, यानी जो ऊपर मैंने अभी बताया उसके अनुसार घटना के 7 दिन के अंदर उसका विवरण और घायल व्यक्ति के काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर भी उसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। अब चलते हैं दोस्तों रेगुलेशन नंबर 9 की ओर। नोटिस ऑफ डिजीज यानी रोगों की सूचना। When any person employed in a mine contracts any disease notified by the central government in the official gazette under section 25 of the act, the owner, agent, or manager shall within 3 days of his being informed of these diseases give the notice thereof in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspector, the inspector of the mine, the district magistrate, and to the competent authority for payment of compensation। यानी जब खान में नियोजित किसी व्यक्ति को एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट की अधिसूचित यानी नोटिफाइड रोग हो जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे रोग की सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर उसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिला मजिस्ट्रेट और मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ऑफ फिटनेस यानी परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट। इसका रेगुलेशन नंबर 10 है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन यानी माइनिंग परीक्षा बोर्ड। फर्स्ट है इसका फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशन देयर शैल बी कंस्टिट्यूट ए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन यानी इस रेगुलेशन के प्रायोजन के लिए माइनिंग परीक्षा बोर्ड बनाया जाएगा जिसे इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा। दूसरा नंबर है द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर हु शैल बी इट्स चेयरमैन एंड 5 members possessing डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ यानी बोर्ड चीफ इंस्पेक्टर जो इसका अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्यों से गठित होगा जो माइनिंग इंजीनियर की डिग्री के साथ निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करती हैं। देखते हैं कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जनरेटेड अंडर रेगुलेशन 11 रेगुलेशन 11 के अधीन फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 years in management, control, supervision and direction of a coal mine or part thereof यानी कोल माइन या उसके किसी भाग के प्रबंध, नियंत्रण, निगरानी और निर्देशन में कम से कम 2 वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव हो। सी नंबर सर्विस इन एन इंस्टीट्यूशन इम्प्रेटिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट लेवल यानी डिग्री या उसके स्तर पर माइनिंग इंजीनियरिंग में शिक्षा देने वाले किसी संस्थान में सर्विस करता हो। डी नंबर इंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग यानी माइनिंग रिसर्चर्स या प्लानिंग में लगा हो। टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। प्रोवाइड दैट द बोर्ड शैल बी सो कंस्टिट्यूटेड दैट इट shall include at least 3 members possessing qualification let down in class A and B and at least 1 member possessing qualification let down either in class C or in class D यानी परंतु बोर्ड इस प्रकार गठित किया जाएगा कि उसमें कम से कम 3 सदस्य A व B वाले हों और कम से कम एक C या D वाला हो। बट थर्ड नंबर है एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड other than in chairman shall hold office for a period of 3 years from the date appointed or until his
सक्सेसर इज अपॉइंटेड विच एवर इज लेटर, यानी अध्यक्ष को छोड़कर प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष तक या जब तक उसके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी की नियुक्ति ना हो तब तक वह वैलिड होगा। दोनों में से जो बाद में हो तब तक पद धारण करेगा। फर्स्ट पॉइंट इसका, ए मेंबर मे एट एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस्ड टू द चेयरमैन। कोई भी सदस्य किसी समय अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकता है। बी नंबर, सेकंड नंबर इसका, member appointed under clause C sub regulation second shall case to be to hold office upon his casing to serve in any such institution as is referred to in that clause। यानी सब रेगुलेशन 2 सी के अधीन नियुक्त सदस्य शिक्षण संस्थान की सेवा छोड़ने के बाद अपने पद पर नहीं रहेगा। थर्ड नंबर इसका, a person appointed to fill a vacancy caused by reason of the death, resignation by reason of cessation of office under subclause second or otherwise shall hold office for the remaining period for which such member would have but for such reason continued as member। यानी किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद पद त्यागने से या अन्य कारण से खाली होने वाली जगह पर नियुक्त किया गया व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा जिसके लिए पुराना सदस्य रहता है। नंबर 4, ए पर्सन हु होल्ड्स और हु has held office as member of the board shall subject to the other provision of his regulation to eligible for reappointed टू दैट ऑफिस। यानी कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड का सदस्य है या सदस्य रह चुका है पुनः सदस्य नियुक्त किया जाएगा यानी किया जा सकता है। ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन द चेयरमैन शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स। यानी अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा यानी सैलरी जो होगी। 6 point, chief inspector nominated in this behalf by the chief inspector shall act the secretary of the board यानी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नामांकित इंस्पेक्टर बोर्ड के सेक्रेटरी का कार्य करेगा। नंबर 7, notwithstanding anything contained in this regulation, the central government may, if specified that it is necessary to do so in the public interest, reconstitute the board even thought the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end। यानी इस रेगुलेशन में किसी बात के होते हुए भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट लोक हित में आवश्यक समझे तो वह बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है भले ही सभी या किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। नंबर 8, meeting of the board shall be held as and when the chairman consider them necessary and unless there is decided by the chairman all meeting of the board shall be held at धनबाद। यानी अध्यक्ष जब भी जरूरी समझे तब बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी और अध्यक्ष अन्यथा निर्णय ना ले तो बोर्ड की मीटिंग धनबाद में ही रहेगी। नंबर 9, for every meeting of the board not less than 10 clear days period notice intimating the time and the place of the proposed meeting by sign the chairman of secretary shall be given to each member who is not absent from India। यानी को बोर्ड की प्रत्येक मीटिंग के लिए कम से कम 10 दिन पहले भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से सूचना दी जाएगी जिसमें होने वाली प्रत्येक मीटिंग व समय का स्थान लिखा होगा। दोस्तों इसी तरह पॉइंट बी में है, सी में है और 10 पॉइंट में है, 11 में भी इसी तरह इसके पॉइंट है। अब हम चलते हैं रेगुलेशन नंबर 11 की ओर।
रेगुलेशन नंबर 11 है सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय बोर्ड, यानी बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट। फर्स्ट नंबर है द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन टू शैल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड, यानी सब रेगुलेशन 2 में बताए गए सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा स्वीकृत करेगा। सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय द बोर्ड शैल बी वैलिड थॉट the territories to which these regulations extend and shall be the following kind, namely यानी बोर्ड द्वारा स्वीकृत सर्टिफिकेट उन सब राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर ये रेगुलेशन यानी CMR 2017 लागू होता है। सर्टिफिकेट निम्न प्रकार के हैं, देखते कौन कौन से हैं। मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू मैनेज ए कोल माइन, यानी कोयला खान में मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। बी नंबर मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू द मैनेज ऑफ कोल माइन, यानी कोयला खान में मैनेजमेंट के लिए सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। सी नंबर सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू द सर्वे ऑफ द वर्किंग इन द माइन, यानी इन रेगुलेशन के अधीन अपेक्षित निरीक्षण कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए सर्वेयर का, यानी कोयला खान में वर्किंग का सर्वे करने के लिए सर्वेयर का सर्टिफिकेट। डी नंबर ओवरमैन का सर्टिफिकेट। ई नंबर माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट। एफ नंबर किसी प्रकार या वर्ग के वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट। जी में है गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद चलते हैं रेगुलेशन नंबर 12 की ओर, एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, परीक्षाएं और परीक्षक। फर्स्ट पॉइंट है इसका सर्टिफिकेट shall be generated to candidate after such examination and in such form as the board may be specify, यानी कैंडिडेट को बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा के बाद वह निर्धारित फॉर्म में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सेकंड है द एग्जामिनेशन shall be held at such time and at such centers as may be fixed by the board shall be conducted by examiners appointed by the board, यानी परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर होगी तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा ली जाएगी। थर्ड नंबर the examiners referred in sub regulation second shall be subject to the order of the board in respect of all matters relating to the conduct of the examination shall be receive such remuneration as the board with the section of the central government में fix, यानी सब रेगुलेशन 2 में निर्दिष्ट परीक्षाओं के संचालन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड के निर्देशों के आदेशों के अधीन होंगे। बोर्ड में उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी से निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा, यानी वेतन मिलेगा। चौथा नंबर द बोर्ड में बी मेक बाय लॉ एज द टू द procedure for and the conduct of the examination and as to the granting of certificate of competency and of the fitness as required under these regulation and so far as may be practicable provide that the standard of the knowledge required for the grant of certificate of any particular class and the standard of medical fitness shall be uniform throughout the territories to which the regulation extend, यानी बोर्ड परीक्षा के तरीके व संचालन के संबंध में तथा इन रेगुलेशन के अधीन सक्षमता यानी कॉम्पिटेंसी और स्वास्थ्यता फिटनेस के सर्टिफिकेट स्वीकृत करने के संबंध में बाई लॉज बना सकेगा। बाई लॉ इस प्रकार बनाए जाएंगे किसी एक प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक ज्ञान व शारीरिक स्वच्छता यानी फिटनेस का स्तर जहां तक हो सके उन सब राज्य क्षेत्रों में एक सा रहे जहां ये रेगुलेशन लागू होते हैं। तो दोस्तों ये थे रेगुलेशन 13 तक का। अब आगे 12 तक के, अब रेगुलेशन 13 से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।